वेलकम टू एम आर स्टडी पार्टनर। तो आज आपको कक्षा 11वीं का अध्याय 2 पढ़ाया जाएगा, भारतीय संविधान में अधिकार। ये आपका एक शॉर्ट समरी रिवीजन है। इसमें क्या आपके चैप्टर के जो जितने पावर पॉइंट्स है वो सब आपको बताए जाएंगे। इजी सी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों का समुच्चय मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकारों का क्या महत्व होता है। आगे देखिए मौलिक अधिकारों का महत्व। पहला है स्वतंत्रता। कुछ मौलिक अधिकार है ये, इनका जो है महत्व बताया जा रहा है। पहला है स्वतंत्रता। यह अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करता है। मतलब जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या हर व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है। वह कोई भी ऐसा कार्य कर सकता है जिसको दूसरे को नुकसान ना हो। ठीक है। और क्या वो समानता होती है, न्याय प्रदान करता है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार को उनके उल्लंघन से रोकता है। जो नागरिकता का अधिकार है वो क्या करता है, जो एक व्यक्ति के फंडामेंटल यानी अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा करता है। और क्या सरकार को उनके उल्लंघन से रोकता है कि क्या है वो भाई कानून का उल्लंघन ना करे और कानून के दायरे में रहकर अपना कार्य करें। चलिए आगे देखते हैं। समाज में समानता। यह भेदभाव और असमानता को ख़त्म करने में मदद करता है। समाज में समानता मतलब ऊंच नीच की जो जातियाँ होती हैं ये सब कुछ नहीं होता। क्या है, समाज में एक सभी व्यक्ति सभी वर्ग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जो समाज में समानता का अधिकार है, यह भेदभाव और असमानता को ख़त्म करने में समाज की मदद करता है। कुछ लोग होते हैं कि भाई छोटी जात ऊंची जात को लेकर दंगे फसाद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप सभी को निष्पक्ष रहना है, इंसानियत की भलाई में कार्य करना है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। मौलिक अधिकार निम्नलिखित होते हैं। मौलिक अधिकारों की जो सूची है उसमें होता है मौलिक अधिकार निम्नलिखित होते हैं। जैसे ये देखिए मौलिक अधिकारों की सूची। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, सभी व्यक्तियों के लिए समानता एक अधिकार है। सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, समानता का अधिकार समान है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में देखिए, किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा। यानी किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। रंग भेद या फिर जात पात का जो भेदभाव है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ क्या करता है अनुच्छेद 15, सुरक्षा करता है। ठीक है। समानता का जो अधिकार है वो क्या है, सुरक्षा करता है। आगे देखिए अनुच्छेद 16 में, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अभी तो क्या है, एससी जो है, एससी ओबीसी है, इन सबको थोड़ा ज़्यादा वो कट ऑफ इनकी मिलती है, कट ऑफ निकलती है, तो इनको छूट मिल जाती है अच्छी खासी। पर ये क्या है, सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार क्या है, सबके लिए समान है। इसका मतलब सरकारी नौकरियों में क्या है, सबके लिए अवसर समान है। सबके लिए अवसर समान रहना चाहिए। चलिए अनुच्छेद 17 में देखिए, अछूत प्रथा का का उन्मूलन। जो अछूत अछूत प्रथा है, यानी छुआछूत जिसे पहले बहुत किया जाता था। छुआछूत क्या कहते हैं कि अगर भाई कोई बंदा किसी नीच जात से है और वो किसी कुएं में से पानी भर ले, तो उसी जात वाले उस वहाँ से पानी नहीं भरते थे, उस कुएं को हाथ भी नहीं लगाते थे, उस कुएं में से पानी पीना पसंद भी नहीं करते थे। ठीक है। तो क्या है, उसका उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। अब आगे देखिए अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 18। समानता का अधिकार ये हो गया। आगे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अब 19 में देखिए क्या दिया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने, अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता होती है। मतलब मनुष्य को सभी कार्यों की स्वतंत्रता है, जिससे क्या है, समाज का भला भी हो और समाज को नुकसान भी ना हो। जैसे अनुच्छेद 19 के अनुसार मनुष्य को बोलने का, अभिव्यक्ति का, सभा का, संघ बनाने का, व्यवसाय करने का सब प्रकार का अधिकार होता है। क्या है भाई, क्यों, व्यक्ति है तो उसको अधिकार तो प्राप्त होंगे ना। व्यवसाय तो करेगा, अपने पेट को पालने के लिए कुछ तो करेगा, व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, कुछ तो करेगा ही वो। तो क्या है, अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार क्या होता है, उसे कार्य करने की स्वतंत्रता होती है।
अनुच्छेद 20 में देखिए, अनुच्छेद 20 के अनुसार क्या है, आपराधिक मामलों में सुरक्षा, यानी जो आपराधिक मामलों में सुरक्षा है वो क्या है, अनुच्छेद 20 में प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि मनुष्य को जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 22 में देखिए, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की प्रक्रियाओं के खिलाफ सुरक्षा। भाई अगर आपको कोई भी देखिए कि कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई और अधिकारी हो अपनी पावर का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपको गिरफ्तार कर रहा है गलत तरीके से, तो क्या है, सुरक्षा का प्रावधान आपके लिए दिया गया है अनुच्छेद 22 में। ठीक है। उनकी प्रक्रिया के खिलाफ क्या उठा सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है, मानव तस्करी और बलात्कारी कामकाज के खिलाफ। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी, यानी भाई जो मनुष्य होता है, यानी जो ये आजकल तो लड़कियों की बहुत सारी ज़्यादा तस्करी हो रही है, यहाँ से किडनैप कर लिया, कहीं और भेज दिया, कहीं बेच दिया, तो क्या है, और बलात्कार भी आजकल बहुत हो रहे हैं। तो क्या है, कामकाज के खिलाफ इन ये जो कामकाज है इनके खिलाफ, यानी गैरकानूनी कामकाज के खिलाफ क्या होता है, ये क्या है, अनुच्छेद 23 के अनुसार कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 24 में, बच्चों के काम करने पर रोक। अरे अब कहीं भी बच्चा काम करेगा तो कम से कम उसकी 18 साल तो एज होनी चाहिए ना। तो क्या है, बच्चों के काम करने पर रोक लगाई नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, बच्चे देखते हैं आप लोग, ठेले पे हो गए या कई होटलों में हो गए, बच्चे छोटी उम्र से काम करने लगते हैं, मजबूरी होती होगी उनकी कोई, लेकिन वो काम करने लगते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 18 वर्ष के होने का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि वो अपने का एलिजिबल हो जाए एक तरीके से कार्य करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म के लिए जो स्वतंत्र होता है उसको अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में देखिए क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, यानी भाई अगर धर्म की स्वतंत्रता क्या है कि अगर भाई मैं हिंदू हूँ या फिर मुसलमान हूँ या फिर कोई भी हूँ, किसी भी धर्म को अपनाना चाहता हूँ, तो क्या है, स्वतंत्र हूँ मैं इस रूप से कि मैं किसी भी स्वतंत्र। अनुच्छेद 26 में क्या है, देखिए, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, यानी अगर मैं धार्मिक संस्थाएं खोलना चाहूँ या फिर इनका प्रचार प्रसार करना चाहूँ, तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्र, मेरे को धार्मिक स्वतंत्रता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब अनुच्छेद 27 में देखिए, धर्म के आधार पर अनुदान का ना होना। क्या है, धर्म के आधार पर क्या है, अनुदान का ना होना, धर्म के आधार पर अनुदान नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का अधिकार, यानी क्या है, सबको धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, अपने धर्म के लिए जो है जानना है अपने धर्म के बारे में, तो क्या है, इसको सबका अधिकार है, अपने धर्म के बारे में जानने का सबका अधिकार है। आगे देखिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 19, 29 और 30 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा, यानी जो बहुत ही कम संख्या में जो समुदाय है उनकी क्या करनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। समझ रहे हैं ना आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी जो कम वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों की हमें रक्षा करनी चाहिए, ताकि उनको अच्छा ना लगे कि हमें नीच समझा जा रहा है। अनुच्छेद 30 में देखिए, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यानी जो कम संख्या में जो लोग हैं उन अपनी शैक्षणिक संस्थान, अगर संस्थाएं जो है स्थापित करना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उन्हें करने देना चाहिए। अनुच्छेद 30 के अनुसार ये कहा गया है। आगे देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर करने का अधिकार। अगर आपके अधिकारों का कोई क्या कर रहा है, अगर आपके अधिकार है आपके पास और अगर आपके अधिकारों को नहीं माना जा रहा, यानी क्या है, अगर आपके अधिकारों के अनुसार आपको वो न्याय नहीं दिया जा रहा, तो क्या है, आप उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है, याचिका दायर यानी अपील कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है।
आगे देखिए, सीमाएं देखिए। मौलिक अधिकारों की पर कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। ये क्या होती है? ये सीमाएं मौलिक अधिकारों पर लगाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, अधिकारों का संरक्षण। संरक्षण भाई, अधिकारों की क्या है? रक्षा करना। आपके अधिकारों को छीने ना आपसे, तो क्या है? उसकी रक्षा करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और उल्लंघन पर कार्यवाही कर सकता है। जो उच्चतम न्यायालय है, हम उसमें अपील कर सकते हैं अगर हमारे शोषण हो रहा है हमारे अधिकारों का, तो ठीक है। तो क्या उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का क्या करता है? रक्षा करता है, उनकी उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और अगर कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है हमारे अधिकार, तो क्या उस पर कार्रवाई करता है। आगे देखिए, संवैधानिक उपचार। व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता हो। क्या है? संवैधानिक उपचार के अनुसार व्यक्ति अपन अपील कर सकता है न्यायालय में, यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उन छीनने की कोशिश की जाएगी तो, ठीक है, या फिर नहीं माने जाएंगे। आगे देखियो, नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों में अंतर। यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं और मौलिक अधिकार होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं, देखिए पढ़िए। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? यह अधिकार सभी नागरिकों को दिए जाते हैं और उनकी रक्षा संविधान द्वारा की जाती है। जो मौलिक अधिकार है सभी के पास है, और क्या है? इनकी रक्षा कौन करता है? संविधान करता है, क्योंकि संविधान में कानून है। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं, ताकि इनका कोई उल्लंघन ना करे, ठीक है। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। सरकार को क्या कहते हैं? सरकार को दिशा निर्देश कौन देता है? नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। एक नीति नीति बनाने की क्या है? कार्य करना, जो कि निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं, सरकार को दिशा दिखाते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन इन्हें क्या है? कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं अब इसका। निष्कर्ष देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान में क्या है? जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और समानता भी प्रदान करते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं साथ साथ। और इन अधिकारों का क्या है? संरक्षण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि क्या ये एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर में जो बन रहे हैं उसे देखिए। पहला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? एक प्रश्न इसमें और ऐड कर लीजिए कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, और क्या है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है? अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो कैसे कर रहा है वो, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या है? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। ये तो अभी पढ़ा है, मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है अंतर है। चैप्टर में आपको देख लीजिएगा एक बार और समझ में आ जाएगा। ये क्या आपकी समरी थी सेकंड चैप्टर की। इस नोट्स के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के महत्व और उनके प्रावधानों को समझाया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।